हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी इसको वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ओरिजिनेटेड इन। हरित क्रांति की शुरुआत देश में हुई थी। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप इसके बारे में सुनते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के बारे में, लेकिन कब पहली बार यहाँ पर क्योंकि वॉज लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये। तो ये हो जाएगा मैक्सिको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग डिकेड्स ऑफ डैश फॉर अडॉप्टिंग न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। भारत में हरित क्रांति 20वीं सदी में नई कृषि रणनीति अपनाने के लिए डैश दशक के दौरान शुरू की गई थी। 1960, 1970, 1950, 1990। तो इंडिया में जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिससे कि जो हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो खेती का या कृषि का काम होता था बहुत पुराने तरीके से होता था, लेकिन अब क्या है, अब उनको मॉडर्न कर दिया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो वहां पर कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो शुरुआत जो हुई वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही हुई, और वो कौन सा डिकेड था, वो था 1970 का, 1970 का। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्ण, आर.के.वी. राव। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह से पूछा जाता है। एक भारत के लिए, इंडिया के लिए पूछा जाएगा, और एक वर्ल्ड के लिए पूछा जाएगा। जब बात इंडिया के लिए की जा रही होती है तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए मैंने बताया था कि दो तरह से पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका बनता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, राजकृष्ण, आर.के.वी. राव। कौन हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो फादर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100% चांस है कि ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, या कोई एक इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू डैश। हरित क्रांति का तात्पर्य डैश से है। हरित खाद का प्रयोग करना, अधिक फसलें उगाने का, उच्च उपज विविधता कार्यक्रम, हरी वनस्पति। यूज ऑफ ग्रीन मैनर, ग्रो मोर क्रॉप्स, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ग्रीन वेजिटेशन। तो यहाँ पर वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आप लोग सीधे से अंदाजा लगाते हैं हरित क्रांति यानी कि जो है हरी भरी जो सब्जियां हैं या हरी भरी फसलें, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन की जब बात की जा रही होती है तो वहां पर हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम यानी कि उच्च उपज विविधता कार्यक्रम की बात की जा रही होती है। ऐसी फसलें जो कि जिनकी उपज ज्यादा हो, अधिक मात्रा में हो, उसमें भारत जो है वो आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सके, साथ साथ आगे जाकर के उसे एक्सपोर्ट भी कर सके। उन उपजों की बात की जा रही होती है जिसमें कि नई टेक्नोलॉजी का ज्यादा सही मात्रा में पेस्टिसाइड का सारी जो उर्वरक और सारी चीजें डाली जाती हैं, उन सब का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके, जिनसे कि ज्यादा इनकम होने की संभावना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, इसको शॉर्ट में HYV बोलते हैं, ऑफ सीड्स फॉर डैश। भारत में हरित क्रांति डैश के लिए बीजों की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की। बाजरा, पल्स यानी कि दालें, गेहूं या फिर तिलहन। तो जब भी बात हम कर रहे होते हैं इसकी कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है तो उसमें कौन सा आता है, तो वहां पर वीट है, राइस है, इस तरह की चीजें ज्यादा आती हैं। तो यहाँ पर गेहूं जो है, वीट जो है, उसकी बात की जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज चूजन एज द इरिगेशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी तो वहां पर कौन सा स्टेट था जहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। तो वो था आपका पंजाब। पंजाब में आज भी क्या होता है, गेहूं है, वीट है, ये सब बहुत अधिक मात्रा में होते हैं।
क्योंकि वहाँ पर खेती जो है काफी मॉडर्नाइज ढंग से भी हो रही है, वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है और काफी बड़ा उत्पादक राज्य भी है वो गेहूं का, वीट का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which among the following doesn't belong to India's major large-scale industries? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योगों से संबंधित नहीं है? सूती कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, जूट उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया में जो लार्ज स्केल पर काम होता है, यानी बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज हैं, तो इसमें जो ऑप्शंस में दे रखा है तो कौन सी इंडस्ट्री उसका एक हिस्सा नहीं है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो कौन नहीं है जहाँ पर बड़े पैमाने पे होता है? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी एवं ग्राम उद्योग। ये जो है आपका बड़े पैमाने पे नहीं होता। ये कैसे होता है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, ये MSME जिसको बोला जाता है, वहाँ पर छोटे पैमाने पर उत्पादन का काम किया जाता है, लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डजंट एक्सीड ₹1 करोड़। डैश को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें संयंत्र और मशीनरी की अचल संपत्तियों में निवेश एवं करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लिमिटेड कंपनियां, बड़े पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है या इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कि जो उत्पादन किया जा रहा है और उसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं की गई है, तो वो क्या कहलाती है? लिमिटेड कंपनीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, 1 करोड़ के अंदर किया गया है तो यहाँ पर वो कौन सी इंडस्ट्री हो जाती है? हो जाएगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर? इनमें से कौन सा ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है? हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, हथकरघा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट, सेरिकल्चर, हैंडलूम्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उसमें कौन सी चीजें आती हैं, तो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट भी आता है, सेरिकल्चर भी आता है, हैंडलूम्स भी आता है और क्या जाता है? ऑल ऑफ द, ये तीनों चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन है या दुग्ध उत्पादन है, ये सारी चीजें भी इसी में ही शामिल की जाती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2014 टू 2 अक्टूबर 2015, 11 अक्टूबर 2016 या फिर 15 जुलाई 2015। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था वो कब लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया, तो क्वेश्चन जो भी मैं करा रही हूँ सब देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो कब ये लॉन्च किया गया था, कब इसकी शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 25, 2014 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर्ड इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? इनमें से कौन सा क्षेत्र मेक इन इंडिया कार्यक्रम में शामिल नहीं है? ऑटोमोबाइल्स, जैव प्रौद्योगिकी, मीडिया, मनोरंजन, शिक्षा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो इसके अंतर्गत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आएगा? इसमें जो एजुकेशन है उसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये तीनों प्रोग्राम मेक इन इंडिया में ही आते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च टू इम्प्रूव द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मेड इन इंडिया कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन कह रहा है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जो लॉन्च किया गया था, तो किस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था जिससे कि उसकी भागीदारी या उसका शेयर इंडियन इकोनॉमी में बढ़ जाए? वो कौन सा सेक्टर था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, विनिर्माण क्षेत्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी, किसके द्वारा ये कार्यक्रम जो था वो शुरू किया गया था? आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्टर्स आर टारगेटेड इन द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? मेक इन इंडिया कार्यक्रम में कितने क्षेत्रों को लक्षित किया गया है? 10, 15, 20, 25। कितने क्षेत्र है इसमें? इसमें है 25 सेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? अर्थव्यवस्था में क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को 12 से 14% तक बढ़ाना, 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां बढ़ाना,
भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना, देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था उसके ऑब्जेक्टिव जो उसमें से कौन सा नहीं है, इज नॉट टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू 12% to 14% in order to increase the sector's share in the economy, करेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। टू क्रिएट 100 million additional manufacturing jobs in the economy by 2022, करेक्ट है, ये भी था। टू मेक इंडिया अ करप्शन फ्री कंट्री, ये उद्देश्य नहीं था, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम था उसका। तो यहाँ पर इज नॉट पूछा है तो यही हो जाएगा करेक्ट हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। डी पॉइंट देख लेते हैं, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही, ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्लोगन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट नारा निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये चारों ही प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा है जो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का स्लोगन है जिसका वो हो जाएगा मेक इन इंडिया, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।